आज से हम क्लास 12th चैप्टर नंबर 12 हैविंग नेम एटम एटम का एमसीक्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम 30 to 40 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और 30 to 40 एमसीक्यूज़ हमारे 2 लेक्चर्स में कंप्लीट होंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 इज़ बाल्मर सीरीज लाइज इन विच स्पेक्ट्रम। हमें ये बताना है कि बाल्मर सीरीज स्पेक्ट्रम के किस पार्ट में लाई करती है। नंबर 1 विजिबल में, अल्ट्रावायलेट में, इंफ्रारेड में या फिर पार्शियली विजिबल पार्शियली इंफ्रारेड में। एज वी ऑल नो दैट देर आर डिफरेंट सीरीज। वेरी फर्स्ट इज लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज हमारी कहाँ लाई करती है? लाइमन सीरीज हमारी लाई करती है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। नंबर 2 इज बाल्मर। बाल्मर सीरीज हमारी लाई करती है विजिबल रीजन में, विजिबल पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम में। विजिबल में हमारी फॉल करेगी बाल्मर सीरीज। एंड इफ वी टॉक अबाउट अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट में हमारी लाइमन सीरीज फॉल करती है। एंड इफ वी टॉक अबाउट इंफ्रारेड, सो बाल्मर के बाद जितनी भी हमारी सीरीज आती हैं, चाहे वो पास्चन हो, चाहे वो ब्रैकेट हो, पी फंड हो, चाहे वो ब्रैकेट हो या फिर पी फंड हो, सारी की सारी हमारी कहाँ आती हैं? वो सारी की सारी हमारी इंफ्रारेड में आती हैं। सो पार्ट 1 का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। ऑप्शन में आंसर में हमने ऑप्शन बी लिखा हुआ है, बी हमारा रॉन्ग आंसर है। लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट इन बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम PE and TE representing the potential energy and total energy in going to the higher order, in going to the higher level, which of the following option is correct? हमें पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन सबसे पहले पता होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी होती है ये देखिए, इफ़ वी कंसीडर दिस एज द न्यूक्लियस एंड हियर वी हैव एन एटम, और ये एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, दैट इज, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, याद रखना है नेगेटिव चार्ज है ये। और द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ZE। ZE बी द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, एंड लेट मी कंसीडर R बी द सेपरेशन, R बी द सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। नाउ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। ओके, पोटेंशियल किसका देखना है हमें? हमें पोटेंशियल देखना है न्यूक्लियस का। सो पोटेंशियल का फार्मूला होता है 1/4 पाई E0। किसका पोटेंशियल देखना है हमें? न्यूक्लियस का पोटेंशियल देखना है। कहाँ पर देखना है? इलेक्ट्रॉन पे देखना है। सो न्यूक्लियस का पोटेंशियल, न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? ZE। और कहाँ पर देखना है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन R सेपरेशन दूर है न्यूक्लियस से। इनटू चार्ज, चार्ज किसका लेना है? चार्ज लेना है हमें इलेक्ट्रॉन का। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, नेगेटिव E। ओके, सो दिस इज व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी। इसे ऐसे लिखा जा सकता है KZ, नेगेटिव में आ जाएगा, नेगेटिव आगे आ जाएगा, KZE² अपॉन R। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? Total energy of electron in an atom is negative 13.6 Z² upon N² electron volt. That is the unit of energy. Okay, now क्वेश्चन क्या पूछा गया हमें? हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम क्या करें इन गोइंग टू द हायर लेवल, जब हम हायर लेवल की तरफ बढ़ेंगे। हायर लेवल का क्या मीनिंग है? व्हेन वी मूव फ्रॉम N1 टू N2 या फिर 3 या फिर 4 एंड सो ऑन। जब हम फर्स्ट एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की तरफ मूव करेंगे, बढ़ेंगे, तो हमें ये बताना है कि क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी।
पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, या फिर टोटल एनर्जी इंक्रीज होगी। सो अंडरस्टैंड करना है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एज एन इंक्रीजेस मीन्स एज वी मूव इन द हायर ऑर्बिट। जब हम हायर ऑर्बिट की तरफ बढ़ेंगे, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 की तरफ बढ़ेंगे, तो एन इंक्रीज होगा। अगर एन इंक्रीज होगा तो यहाँ देखिए टोटल एनर्जी हमारी क्या है, टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, बट नेगेटिव में है ये। ओके, इफ एन इंक्रीजेस टोटल एनर्जी गेट्स डिक्रीजेस, टोटल एनर्जी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, डिक्रीज होगी, लेकिन टोटल एनर्जी हमारी कैसी है, नेगेटिव में है। सो टोटल एनर्जी कम हो रही है, इट मीन टोटल एनर्जी हमारी क्या हुई है, इट विल इंक्रीज। सो हम कह सकते हैं कि इन दैट केस टोटल एनर्जी हमारी इंक्रीज हुई है एज वी मूव फ्रॉम लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर। ओके, सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, सो पोटेंशियल एनर्जी का ये रिलेशन है। सो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। आर जैसे ही हम क्या करते हैं, हम हायर ऑर्बिट की तरफ बढ़ेंगे, सो जो रेडियस होगा दैट विल आल्सो इंक्रीजेस। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस सबसे कम होता है, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस उससे ज़्यादा, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस उससे भी ज़्यादा होता है। सो एज वी मूव फ्रॉम n1 टू n3, रेडियस गेट्स इंक्रीजेस, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट गेट्स इंक्रीजेस, ये इंक्रीज होते जाता है। सिमिलरली एज आर इंक्रीजेस, जैसे ये इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, इट मीन पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या हुई है इस केस में हमारी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है, नॉट डिक्रीज, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। सो स्मॉल नेगेटिव हमारा हायर होता है, दैट इज वाई द पोटेंशियल एनर्जी गेट्स इंक्रीजेस इन दैट केस। सो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होती है और टोटल एनर्जी भी हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन आ जाएगा हमारा डी, पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज हो रही है और टोटल एनर्जी भी हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्वेश्चन नंबर थ्री इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल। अब थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, इसके बाद कौन सा मॉडल आया था, इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम आया था, एंड देन देयर आफ्टर बोर मॉडल के बाद हमारा श्रोडिंगर मॉडल ऑफ एटम है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं, उसको डिस्कस नहीं करते हैं हम। सो बोर मॉडल तक ही देखेंगे हम। सो विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन केस ऑफ थॉमसन मॉडल। इट एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ थर्माइनिक एमिशन, photoelectric emission and ionization. It could not explain the emission of line spectra by the element. It could not explain the scattering of alpha scattering experiment, all of above. So हमें पता है कि जो ऑप्शन सी है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अल्फा स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम ने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था, गिगर एंड मार्डसन ने एक्सप्लेन किया था, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सो ये तो ऑब्वियसली थॉमसन मॉडल ने एक्सप्लेन नहीं किया है। सो जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट विल बी द पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच वन डिड रदरफोर्ड कंसीडर टू बी सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच अल्फा पार्टिकल वर स्कैटर्ड बाय द गोल्ड फॉइल। अब ये कंक्लूजन पूछ रहा है कि जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो इसमें से नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से कौन सा हमारा जो है वो कंक्लूजन है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, वो आपको क्या करना है, वो आपको बताना है यहाँ पर। सो ऑप्शन ए इज ट्रू। ऑप्शन ए सेज दैट द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज हेल्ड टुगेदर बाय द फोर्सेस। जो न्यूक्लियस है एटम का, वो बेसिकली फोर्सेस की वजह से स्ट्रॉन्गर होता है, और यहाँ ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो न्यूक्लियस में फोर्स होती है दैट विल बी मच स्ट्रॉन्गर देन द इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्स। सही है, ये बिल्कुल सही है, बट ये कंक्लूजन नहीं है। जो रदरफोर्ड का कंक्लूजन था उसमें हमें ये चीज़ दिखती नहीं है
उसमें ये चीज़ नहीं है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन एटॉमिक न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इसका क्या मीनिंग है? इसका ये मीनिंग है कि अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स है वो बेसिकली कूलम्स फोर्स है। तो इट इज़ ट्रू, ये बिल्कुल सही है। ये हमारा न्यूक्लियस है, गोल्ड न्यूक्लियस। गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? दैट इज ZE। और ये हमारा अल्फा पार्टिकल है विच इज़ मूविंग टुवर्ड द गोल्ड न्यूक्लियस। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके क्या करता है? अपना पाथ रिट्रेस करता है अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल क्या है? दैट इज आवर हीलियम आइन। ये हमारा हीलियम आइन है एंड दैट इज व्हाट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसको हम R0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा चार्ज 1 है, यहाँ पर हमारा चार्ज 2 है। तो दो चार्ज के बीच में क्या होती है? एक फोर्स होती है, दैट इज कूलम्स फोर्स। उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है 1/4 पाई E0 द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। इनके चार्जेस की प्रोडक्ट है। तो गोल्ड न्यूक्लियस का चार्ज ZE एंड चार्ज ऑफ द हीलियम आयन इज 2 टाइम E डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन देम R0 का स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट। सो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे कि कंक्लूजन कौन सा सही है? जो ऑप्शन सेकंड है वो ये कहता है कि जो फोर्स होती है न्यूक्लियस मतलब गोल्ड न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल के बीच में वो वेरी करती है। कैसे वेरी करती है? अकॉर्डिंग टू द इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का क्या मतलब होता है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। हियर वी हैव ए फोर्स एंड हियर वी हैव ए डिस्टेंस, और डिस्टेंस का स्क्वायर है ये। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये फॉलो करते हैं, मीन ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकंड हमारा बिल्कुल सही है। अल्फा पार्टिकल्स आर न्यूक्लिया ऑफ हीलियम आयन, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट सही है, लेकिन कंक्लूजन में ये मेंशन नहीं है। एटम कैन एग्जिस्ट विद अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। सो ये हमें बोर मॉडल में मिलता है, यहां तो मिलता नहीं है ये। सो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम्स आर। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसाइड द एटम्स वो कैसे होते हैं? स्टेशनरी? नहीं, स्टेशनरी तो नहीं होते। नॉट स्टेशनरी? हाँ, स्टेशनरी नहीं होते। सेंट्राइज? नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट विल बी नॉट स्टेशनरी। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। उनका मोशन कैसा होता है? स्पाइरल मोशन होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। स्टेशनरी तो नहीं होती, ठीक है। सेंट्रलाइज भी नहीं होते, वो सेंटर में तो न्यूक्लियस होता है। नन ऑफ दीज, इनमें तो है ही नहीं, ठीक है। सो ऑप्शन बी बी द राइट वन। लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6। According to the classical theory, the circular path of electron in Rutherford model is, जो सर्कुलर पाथ है रदरफोर्ड मॉडल में, एज वी ऑल नो दैट, हम सारे जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सर्कुलरली मोशन प्रोसेस करते हैं। बट वो सर्कुलरली मोशन कैसा होता है ये आपसे पूछा गया है। तो वो सर्कुलरली मोशन है, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, स्पाइरल होता है वो मोशन। तो स्पाइरल बी द राइट आंसर। सर्कुलर नहीं है, सर्कुलर तो नहीं है क्योंकि वो मोशन हमारा सर्कुलर ऑर्बिट जो है वो डिक्रीज होता जाता है। पैराबोलिक नहीं है, स्ट्रेट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन ए बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 7, Rutherford alpha scattering experiment showed that the atom have proton. Rutherford, क्वेश्चन नंबर 7 says that जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो हमें क्या बताता है कि एटम जो है वो shows that the atom have proton। नहीं, एटम में सिर्फ प्रोटॉन नहीं होता, एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होती हैं और न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। तो ये तो नहीं है। न्यूक्लियस, यस, एटम में न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल सही है ये। न्यूट्रॉन्स, देखो ये जैसे पार्ट ए हमारा इनकम्प्लीट था वैसे ही पार्ट सी भी हमारा इनकम्प्लीट है। एटम में हमारे न्यूक्लियस होता है अकॉर्डिंग टू द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और न्यूक्लियस बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोथ, दोनों की कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रॉन तो नहीं है न्यूक्लियस में, ठीक है। सो ऑप्शन बी बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन इन द एटम आर हेल्ड टू द न्यूक्लियस बाय। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम में आर हेल्ड टू द न्यूक्लियस बाय, वो कैसे हैं? जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारा आ गया इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट पे, तो ये एटम बन गया, ओके। सो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड हैं। ओके, क्यों अट्रैक्टेड हैं? बिकॉज देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गोल्ड न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, सिंपली न्यूक्लियस कह सकते हैं, एंड द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज हमारा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा न्यूक्लियस है। सो दो चार्ज के बीच में फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस है। तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है दैट इज आवर कूलम्स फोर्स। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स आर हेल्ड टू द न्यूक्लियस बाय कूलम्स फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स ये न्यूक्लियस के बीच में होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बीच में नहीं होती। वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में नहीं होती है, ये न्यूक्लियस के बीच में होती है। प्रोटॉन प्रोटॉन, ये बेसिकली प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में होती है न्यूक्लियर फोर्स। वंडरवॉल फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, सो ऑप्शन ए बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 9, the alpha scattering experiment shows that most alpha particle pass through almost unscattered while some are scattered through large angle। हाँ बिल्कुल सही है। what it formation does, इसका क्या मतलब है? क्यों मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल हमारे स्कैटर नहीं होते, थोड़े से ही ज़्यादा एंगल पे स्कैटर होते हैं? तो हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी, खाली होता है। 99.9% जो स्पेस होती है एटम की वो बेसिकली क्या होती है? एम्प्टी होती है। ठीक है, और थोड़े से पार्ट में ही क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। सो एटम इज़ हालो, नहीं खाली तो नहीं होता, एटम हमारा खाली तो नहीं होता। ठीक है, हाँ मोस्टली 99.9% हमारा एटम कैसा होता है? एम्प्टी होता है, हालो होता है, खाली होता है। द होल मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ स्मॉल सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज, सही है। फर्स्ट एटम इज हालो, ऑलमोस्ट कह सकते हैं, ठीक है, बट 100% सही नहीं है ये। बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देखें, ये भी सही है, ये भी सही है। सो ऑप्शन डी हमारा है ऑल ऑफ अबव। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसको भी हमने सही कंसीडर किया हुआ है। सो ऑप्शन डी विद द राइट वन, कि सारे बिल्कुल सही हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 इज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, व्हाट विल बी द करेक्ट एंगल फॉर स्कैटरिंग फॉर एन इम्पैक्ट पैरामीटर 0। अगर इम्पैक्ट पैरामीटर 0 हो तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होगा? इम्पैक्ट पैरामीटर बेसिकली एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस टू द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, सो ये अल्फा पार्टिकल है हमारे कुछ इस तरीके से। इम्पैक्ट पैरामीटर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल का सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस से। सो अगर हम ये अल्फा पार्टिकल कंसीडर कर लें, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल, सो सेंट्रल लाइन और वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है। इम्पैक्ट पैरामीटर 0 का क्या मतलब है? इम्पैक्ट पैरामीटर 0 का ये मतलब है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं है, किसके बीच में? वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। बी 0 कब हो सकता है? यहां पर बी की वैल्यू कुछ है, यस, यहां बी 0 नहीं है, यहां पर बी की कुछ वैल्यू है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर ये है हमारा, ये लाइन है वेलोसिटी वेक्टर की, और सेंट्रल लाइन ये है, तो डिस्टेंस है इनके बीच में। डिस्टेंस 0 कब हो सकता है? इंपैक्ट पैरामीटर 0 कब होगा? जब यही हमारा इसके ऊपर मूव करेगा, सेंट्रल लाइन के ऊपर मूव करेगा। अल्फा पार्टिकल हमारा जो वेलोसिटी वेक्टर है अल्फा पार्टिकल की, अगर वो सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस के ऊपर ही मूव करे तो बी क्या हो जाएगा हमारा? बी हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर सेंट्रल लाइन के ऊपर अल्फा पार्टिकल मूव करता है तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट वो अपना पाथ क्या करता है? रीट्रेस करता है। तो एंगल कितना हो जाएगा? स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सो ये अंडरस्टूड है कि इफ इम्पैक्ट पैरामीटर इज 0 देन द डिस्टेंस ऑफ देन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज 180 डिग्री। ठीक है, सो ऑप्शन डी बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 11, इन द ग्राउंड स्टेट डैश इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्टेबल equilibrium while in dash electrons always experience a net force। here A and B are, A और B यहाँ क्या होंगे हमें ये बताना है। so right option is C,
थॉमसन मॉडल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे स्टेबल इक्विलिब्रियम में हैं, और रदरफोर्ड मॉडल हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमेशा फोर्स लगी रहती है, इलेक्ट्रॉन हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। Next is question number 12. Question number 12 is the significant result deduced from the Rutherford scattering experiment is। आपको ये बताना है कि कंक्लूजन क्या निकाला हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। द होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। फर्स्ट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ही हमें ये चीज़ पता चली कि सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो बेसिकली एटम के सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है, गलत नहीं है ये। देयर आर न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है कि न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस के बीच में ही होते हैं, बट ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन में मेंशन नहीं है। इसके बारे में, न्यूट्रॉन्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। तो स्टेटमेंट सही है बट कंक्लूजन में नहीं है, तो हमारा ये मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं होगा। अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियमाइन, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बट जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उसके कंक्लूजन में ये चीज़ मेंशन नहीं है, तो ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द एटम्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो पार्ट ए बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 13। इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स आर हेल्ड टू द न्यूक्लियस बाय। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एटम में वो न्यूक्लियस के साथ हेल्ड हैं। क्यों? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है दैट इज नेगेटिव ई, और न्यूक्लियस के पास भी चार्ज है वो, बट वो पॉजिटिव चार्ज होता है दैट इज जेड ई। ठीक है, सो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होती है उसको हम कूलम्स फोर्स कहते हैं। उसको हम कौन सी फोर्स कहते हैं? कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन। अगर अपोजिट चार्ज है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होगी, अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्टिव फोर्स, अगर सेम चार्ज होगा तो रिपल्सिव फोर्स होगी। तो यहाँ पर अपोजिट चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव, सो हमारी कूलम फोर्स हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। तो याद रखना है आपको कि चार्जेस के बीच में कौन सी फोर्सेस होती है? कूलम्स फोर्स होती है। ओके, और न्यूक्लियर फोर्स हमारी न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियस के अंदर आप न्यूक्लियस में पढ़ोगे ये कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स है वो हमारी न्यूक्लियर फोर्स होती है, एंड दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। वेंडरवाल फोर्स तो नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के बीच में होती है। सो ए बी द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 14। इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन projectile of charge Ze and mass m1 approach to a target nucleus of charge Z2, mass m2, the distance of closest approach is r0, the energy of the projectile is। तो आपको ये बताना है कि हमारे पास एक टारगेट है, एक प्रोजेक्टाइल है। सो ये कोई एक टारगेट पार्टिकल है, इस टारगेट पार्टिकल का चार्ज कितना है? Z2, और इसका मास कितना है? इसका मास है m2, और एक प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है हमारे पास। जैसे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमारे पास अल्फा पार्टिकल था, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक कोई प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है जो मूव करेगा टूवर्ड द न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है, प्रोजेक्टाइल चार्ज पार्टिकल, उसका चार्ज है Z1 और इसका मास है m1। अब ये बोल रहा है कि ये चार्ज पार्टिकल मूव करेगा टूवर्ड द न्यूक्लियस, टूवर्ड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस हमारा है। एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, इस प्रोजेक्टाइल की जो एनर्जी होगी, ये वाला ये वाला चार्ज पार्टिकल जो है, इसको हम प्रोजेक्टाइल चार्ज पार्टिकल बोल रहे हैं। इसकी जो एनर्जी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? एक रिलेशन याद करिए, हमने एक रिलेशन पढ़ा था। रिलेशन कौन सा था? वो रिलेशन था हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और वो रिलेशन क्या कहता था? वो रिलेशन ये कहता है कि जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होता है दैट इज r0, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दैट इज r0, वो कितना है? वो है हमारा r0 विच इज इक्वल टू ZE। मैं ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आपको बता रहा हूँ अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस के बीच में। अल्फा पार्टिकल और जो गोल्ड न्यूक्लियस है उसके बीच का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच।
Ze be the charge of gold nucleus and 2e be the charge of alpha particle divided by 4 pi e नॉट, ये कांस्टेंट है, ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। ओके, सो ये हमारा जनरल रिलेशन है। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ये बताना है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो इसी रिलेशन को अगर हम देखें, रिलेशन नंबर 1 को, तो एनर्जी ये है हमारी, ठीक है। सो एनर्जी को लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, अगर ये एनर्जी यहाँ चली जाए हमारी, ठीक है, सो जेड ई इंटू 2e अपॉन 4 पाई ई नॉट इंटू आर नॉट, ठीक है। सो यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए जो एनर्जी है हमारी काइनेटिक एनर्जी, वो बेसिकली किसके प्रोपोर्शनल है, चार्जेस की प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। मतलब जो एनर्जी है वो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। जेड ई बी द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एंड 2e बी द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। सो चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है, ये चीज़ याद रखना है। सो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं जो दिया हमें, सो इस केस में जो प्रोजेक्टाइल है उसकी एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होगी, प्रोजेक्टाइल का जो चार्ज है दैट इज Z1, और हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का जो चार्ज है दैट इज Z2, इसके प्रोपोर्शनल होगी Z2, उनकी मल्टीप्लिकेशन उसकी प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगी। सिंपल सा आंसर ये है। क्या मास के प्रोपोर्शनल है? यहाँ पर देखिए, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड कर रही है क्या? काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड बिल्कुल नहीं कर रही है। मास ना ही न्यूमिनेटर में है ना ही डिनोमिनेटर में है। ओके, हाँ, काइनेटिक एनर्जी में हो सकता है। सो ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1 एंड Z2, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z1 नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 नहीं, M1 तो आपको वही मिलेगा काइनेटिक एनर्जी के बीच में M, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 एंड M2 नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ए हमारा राइट ऑप्शन है। आई थिंक 2 क्वेश्चंस रहते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज, क्या है ये, स्टेबल है, अनस्टेबल है, मेटास्टेबल है, या बोथ ए एंड बी? ये स्टेबल भी है, ठीक है, और ये अनस्टेबल भी है। क्यों स्टेबल क्यों है, अनस्टेबल क्यों है? स्टेबल तो हमें पता है क्यों है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट से हमें प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है, प्रोटॉन न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है। ओके, प्रोटॉन की डिस्कवरी होती है, न्यूक्लियस का पता चलता है। अनस्टेबल क्यों है? अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के मोशन को ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, दैट्स वाई। सो डी बी द राइट वन, दैट इज ए एंड बी, दोनों सही हैं इसके। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों है? जो पीछे मैंने बताया कि न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उसके मोशन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दैट इज वाई द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज अनस्टेबल। सो न्यूक्लियस विल ब्रेक डाउन, न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है, लेकिन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में ये मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिमेन इन ऑर्बिट्स, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑर्बिट्स पे नहीं होते, एक ही ऑर्बिट पे नहीं होते हैं। ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट एनर्जी, हाँ बिल्कुल, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है। मोस्ट अप्रोप्रिएट यही है जो लिमिटेशन है, इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिमेन इन ऑर्बिट्स, एक ऑर्बिट पे नहीं रहते हैं, ठीक है, स्टेशनरी स्टेट्स पे नहीं रहते हैं। स्टेशनरी स्टेट का कॉन्सेप्ट हमें बोर मॉडल ने दिया। इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय द न्यूक्लियस, क्यों? ये तो होता ही नहीं है, अपोजिट चार्जेस है, अट्रैक्ट करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। सो बी बी द राइट वन। तो 16 क्वेश्चंस यहाँ देखे हमने, रिमेनिंग 16 to 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू।